आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही निर्णायक दौर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर 1938 और 1939 के वो साल जब सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक सफर आप कह सकती हैं एक अहम मोड़ ले रहा था। जी बिल्कुल। हमारे पास बोस कांग्रेस से फॉरवर्ड ब्लॉक तक का सफर शीर्षक वाले एक लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि बोस कांग्रेस के शिखर पर पहुंचे और फिर वहां से निकलकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक वो क्यों और कैसे पहुंचे, उनकी सोच में क्या बदलाव आए। निश्चित रूप से। और ये समझना जरूरी है कि ये दौर सिर्फ बोस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक वैचारिक मंथन का, एक दिशा तय करने का समय था। हाँ, बोस का कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना, फिर दोबारा चुना जाना और आखिर में इस्तीफा देना, ये घटनाएं सिर्फ किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक उतार चढ़ाव नहीं थी। सही कहा। ये उस समय कांग्रेस के अंदर चल रहे गहरे मतभेदों का आईना थी। भविष्य की रणनीति क्या हो, आजादी कैसे मिले, नेतृत्व कैसा हो, इन सब पर। तो चलिए शुरुआत 1938 से करते हैं। जानकारी यही है कि सुभाष चंद्र बोस को गुजरात के हरिपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वहां निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। ये तो उनकी लोकप्रियता का, उनके कद का एक बड़ा संकेत था, है ना? हाँ बिल्कुल। हरिपुर में उनका निर्विरोध चुना जाना, वो भी उस समय, ये बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता था कि तब तक कांग्रेस के अलग अलग धड़ों में, गांधीवादी हों, समाजवादी हों या दूसरे, उनमें उनकी एक व्यापक स्वीकार्यता थी। उन्हें एक ऐसे ऊर्जावान नेता के तौर पर देखा जा रहा था जो शायद पार्टी के भीतर एक संतुलन बना सकते थे और स्वतंत्रता संग्राम को एक, कह लीजिए, नई तेजी दे सकते थे। ये सर्वसम्मति जरूरी थी, लेकिन हाँ, ये ज्यादा टिकी नहीं। सही कहा, क्योंकि अगले ही साल 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में वहां तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई। यहाँ चीजें काफी नाटकीय हो गईं। पता चलता है कि बोस ने फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। जी। लेकिन इस बार सामने कौन थे? महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया। और नतीजा, बोस जीत गए। ये तो गांधी जी के लिए एक सीधी चुनौती जैसा हो गया। हाँ, निश्चित तौर पर। त्रिपुरी में बोस की जीत महज एक चुनावी जीत नहीं थी, वो भारतीय राजनीति में एक भूचाल की तरह थी। इसे बहुत बड़े पैमाने पर गांधी जी की नीतियों, उनकी कार्यशैली, उनके पसंदीदा नेतृत्व, उसके खिलाफ एक साफ जनादेश माना गया। अच्छा। गांधी जी ने खुद इसे बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने पब्लिकली कहा भी कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। ओह! तो इस जीत ने न केवल बोस की जबरदस्त व्यक्तिगत लोकप्रियता को साबित किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका था, खासकर युवा और वामपंथी सोच वाले लोग, जो आजादी के लिए ज्यादा तेज, ज्यादा उग्र कार्रवाई चाहते थे और बोस को उसका प्रतीक मान रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। ऐसा लगता है कि असली टकराव तो चुनाव जीतने के बाद शुरू हुआ, खासकर कांग्रेस कार्य समिति यानी वर्किंग कमेटी के गठन को लेकर। ये कार्य समिति इतनी जरूरी क्यों थी और यह क्या पेंच फंस गया था? हाँ, यही वो पॉइंट है जहां वो वैचारिक मतभेद जो थे वो खुलकर सामने आ गए। देखिए, कांग्रेस कार्य समिति वो पार्टी की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। अच्छा। जो रोज के फैसले लेती थी, पार्टी की पॉलिसी, उसकी दिशा तय करती थी। जिसका कंट्रोल कार्य समिति पर, उसका कंट्रोल पार्टी के एजेंडे पर। समझ गए। परंपरा तो ये थी कि अध्यक्ष अपनी कार्य समिति चुनता था, लेकिन त्रिपुरी के बाद गांधी जी और उनके जो समर्थक थे वो चाहते थे कि बोस एक ऐसी कार्य समिति बनाए जो पूरी तरह से गांधी जी के सिद्धांतों और उनके मार्गदर्शन में चले। अच्छा। दूसरी तरफ बोस एक मिलीजुली समिति चाहते थे जिसमें वामपंथी और दूसरे जो थोड़े उग्र विचारों वाले सदस्य थे उनको भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिले, ताकि वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ा सकें। तो ये सिर्फ कुछ नामों का झगड़ा नहीं था, ये असल में सत्ता और विचारधारा किसके कंट्रोल में रहेगी, इसकी लड़ाई बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक गहरा डेडलॉक था। बोस अध्यक्ष तो बन गए थे, लेकिन उन्हें काम करने की आजादी वो नहीं मिल पा रही थी। कार्य समिति बनी नहीं पा रही थी, सहमति नहीं बन पा रही थी। और इसका मतलब था कि पार्टी ठीक से काम ही नहीं कर सकती थी। गांधी जी के समर्थकों ने एक तरह से, कह लीजिए, नॉन कॉपरेशन वाला रवैया अपना लिया था। और ये स्थिति बोस के लिए असहनीय हो गई। उन्हें लगा कि भाई, मैं सिर्फ नाम का अध्यक्ष बनकर रह जाऊंगा और अपनी सोच के हिसाब से पार्टी को दिशा नहीं दे पाऊंगा।
और इसी असहनीय स्थिति का नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1939 में, मतलब अपनी जीत के कुछ ही महीने बाद, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एक जीता हुआ अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, ये तो बहुत बड़ी घटना थी। इसका गहरा मतलब क्या समझे? इसका गहरा मतलब ये था कि कांग्रेस अब एक दौराहे पर खड़ी थी। एक रास्ता गांधी जी का था, अहिंसा, सत्याग्रह, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, नैतिक मूल्यों पर टिके रहना। हाँ। दूसरा रास्ता बोस का था, ज्यादा एग्रेसिव रुख, जरूरत पड़े तो हर तरीका अपनाना, जिसमें बाहरी मदद, मिलिट्री ऑप्शन भी हो सकता था, और आजादी के लिए तेजी से आगे बढ़ना। कार्य समिति पर जो गतिरोध था वो इसी बुनियादी आइडियोलॉजिकल क्लैश का सिंबल था। बोस का इस्तीफा ये दिखाता है कि भले ही कांग्रेस के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनका बहुमत उनके साथ था, लेकिन पार्टी का जो स्थापित और शक्तिशाली ढांचा था, खासकर गांधीवादी खेमा, वो उनके नेतृत्व के साथ सहज नहीं था और उनके रास्ते में मतलब रुकावटें डाल रहा था। ये कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी और पावर स्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाता है। अच्छा। और बोस के इस्तीफे के बाद जो जगह खाली हुई उसे फिर कैसे भरा गया? लेख में है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो गांधी जी के बहुत विश्वस्त सहयोगी थे, और उनके अध्यक्ष बनने से कांग्रेस का नेतृत्व मजबूती से वापस गांधीवादी खेमे के कंट्रोल में आ गया। अच्छा, ये घटना कांग्रेस के अंदर पावर बैलेंस में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, और इसने ये साफ कर दिया कि आने वाले समय में पार्टी की जो मुख्य दिशा है वो गांधी जी की सोच के हिसाब से ही रहेगी। बोस के जो समर्थक थे वो थोड़ा हाशिए पर महसूस करने लगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वो हार मानने वालों में से तो थे नहीं। त्रिपुरी संकट और कांग्रेस से इस्तीफे के फौरन बाद मई 1939 में ही उन्होंने एक नए संगठन की नींव रख दी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कदम क्यों उठाया उन्होंने? क्या सोच थी इसके पीछे? क्या ये कांग्रेस का कोई विकल्प था? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बोस की राजनीतिक रणनीति में एक टर्निंग पॉइंट था। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस के अंदर रहकर वो अपनी जो रेडिकल नीतियां हैं उनको लागू नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया। इसे एकदम से कांग्रेस के विकल्प के तौर पे तो नहीं देखा गया। मतलब शुरुआत में इसे कांग्रेस के अंदर ही एक लेफ्ट विंग, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर ग्रुप की तरह पेश किया गया। अच्छा। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बोस अब कांग्रेस की जो मेन स्ट्रीम रणनीति थी, जो लीडरशिप थी, उससे साफ तौर पर अपनी एक अलग राह बना रहे थे। ये अलगाव की प्रक्रिया की एक तरह से शुरुआत थी। लेख में ये भी जिक्र है कि ये संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। आम सुनने वाले के लिए इसका क्या मतलब समझें? उस समय के संदर्भ में वामपंथी होने का क्या मतलब था? हाँ, अच्छा सवाल है। उस समय के संदर्भ में फॉरवर्ड ब्लॉक की वामपंथी विचारधारा का मतलब था सबसे पहले पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और वो भी तुरंत, बिना किसी समझौते के। ओके। दूसरा, साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का भी। तीसरा, किसानों और मजदूरों के हितों को प्रायोरिटी देना और बड़े सामाजिक आर्थिक सुधारों की बात करना, जैसे जमींदारी सिस्टम खत्म करना वगैरह। ठीक है। और चौथा, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए ज्यादा जुझारू, ज्यादा आक्रामक तरीकों को अपनाना। ये कांग्रेस की उस समय की जो थोड़ी नरम और स्टेप बाय स्टेप वाली नीति थी, उससे काफी अलग और ज्यादा उग्र नजरिया था। बोस का मानना था कि कांग्रेस का नेतृत्व उतना क्रांतिकारी नहीं है और आजादी के लिए जनता को बड़े पैमाने पर मोबिलाइज करने और डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है। और ये सब कुछ ठीक उस वक्त हो रहा था जब दुनिया एक और बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी थी। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बादल बिल्कुल घिर रहे थे। सितंबर 1939 में तो युद्ध छिड़ भी गया। बोस ने इस अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल को किस नजर से देखा? बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध को भारत के लिए एक त्रासदी नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उनका विश्लेषण बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि ब्रिटेन का युद्ध में उलझना ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है अपनी आजादी हासिल करने का। अच्छा। वो ब्रिटेन की मुश्किल को भारत की स्वतंत्रता का दरवाजा मानते थे। स्रोत में आयरलैंड की एक पुरानी कहावत का भी जिक्र है जिसे बोस अक्सर दोहराते थे, इंग्लैंड की जरूरत आयरलैंड का अवसर है। ऐसा लगता है ये उनकी रणनीति का मतलब सेंट्रल पॉइंट बन गया था। बिल्कुल, ये कहावत उनकी उस समय की राजनीतिक सोच का निचोड़ थी। उनका तर्क था कि जब ब्रिटेन अपनी पूरी ताकत से यूरोप में युद्ध लड़ रहा होगा, तब वो भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रखने पर उतना ध्यान, उतने रिसोर्स नहीं लगा पाएगा। हाँ, सही बात है। और यही वो समय होगा जब भारत को एक निर्णायक चोट करनी चाहिए। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनकी सोच
सिर्फ भारत के अंदर आंदोलन तेज करने तक ही सीमित नहीं थी। हाँ, जानकारी तो यही कहती है कि इसी सोच के तहत उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को, खासकर गांधी जी को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि भारत को अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटेन के दुश्मनों से, यानी जो एक्सेस पावर्स थीं, जैसे जर्मनी, जापान, इटली, उनसे मदद लेनी चाहिए। वो आज़ादी के लिए सैन्य शक्ति के इस्तेमाल के भी जबरदस्त समर्थक थे। और यहीं पर उनका रास्ता गांधी जी और कांग्रेस की मुख्य धारा से पूरी तरह बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत वो अटूट था। वो किसी भी हालत में फांसीवादी या नाजी ताकतों से मदद लेने के सख्त खिलाफ थे, भले ही वो ब्रिटेन के दुश्मन क्यों न हो। उनके लिए साधन उतने ही पवित्र थे जितना कि साध्य। सही। दूसरी ओर बोस का नजरिया ज्यादा यथार्थवादी था, या कह लीजिए रियल पॉलिटिक वाला था। उनका मानना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। अगर ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद लेकर भारत आजाद हो सकता है तो इसमें नैतिक रूप से कुछ गलत नहीं है। वो मानते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर या अहिंसक प्रदर्शनों से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए सशस्त्र संघर्ष और बाहरी मदद ये जरूरी है। तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस थी जो नैतिक आधार पर अलाइड पावर्स का एक तरह से इनडायरेक्ट समर्थन कर रही थी, हालांकि युद्ध में शामिल होने के खिलाफ थी और अहिंसा पर टिकी थी। वहीं दूसरी तरफ बोस थे जो पूरी तरह से राष्ट्रीय हित, सैन्य अवसर और दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली रणनीति पर जोर दे रहे थे। आपने बिल्कुल सही सारांशित किया। बोस का मानना था कि स्वतंत्रता एक युद्ध है और युद्ध में हर संभव हथियार और रणनीति का इस्तेमाल जायज है। ये मतभेद सिर्फ रणनीति का नहीं था, ये स्वतंत्रता संघर्ष के मूल दर्शन का, फिलॉसफी का था। हाँ, बोस के लिए स्वतंत्रता सबसे ऊपर थी और उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उनका यही नजरिया बाद में उनके भारत से निकलने और आजाद हिंद फौज बनाने का वैचारिक आधार बना, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बिल्कुल अलग और पैरेलल चैप्टर है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सिर्फ 2 साल 1938 और 1939 सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन में कितने तूफानी रहे। हरिपुर में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने से लेकर त्रिपुरी में गांधी जी के उम्मीदवार को हराने तक, फिर गहरे वैचारिक मतभेदों के कारण इस्तीफा देना और आखिर में अपना अलग रास्ता चुनते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, और साथ ही विश्व युद्ध को लेकर उनका नजरिया जो उन्हें कांग्रेस की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता था। निश्चित रूप से इन 2 सालों की घटनाओं ने न केवल बोस के व्यक्तिगत राजनीतिक रास्ते को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी धारा पर भी इनका गहरा और स्थायी असर पड़ा। इसने कांग्रेस के अंदर जो वैचारिक विविधता थी, जो आंतरिक संघर्ष थे, उनको सतह पर ला दिया। हाँ, भले ही बोस का रास्ता कांग्रेस से अलग हो गया, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जुझारू और क्रांतिकारी धारा का प्रतिनिधित्व किया, जिसने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। यह दिखाता है कि स्वतंत्रता का संघर्ष किसी एक नेता या एक विचारधारा का ही नहीं था, बल्कि उसमें कई धाराएं, कई दृष्टिकोण शामिल थे। ये सब जानने के बाद मन में सवाल जरूर आता है कि अगर चीजें थोड़ी अलग होती तो क्या होता। हाँ, और यही इतिहास का सबसे दिलचस्प पहलू है। इससे एक अहम सवाल उभरता है, क्या होता अगर कांग्रेस नेतृत्व बोस की कुछ रणनीतिक बातों को, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का लाभ उठाने की उनकी जो दूरदर्शिता थी, उसे किसी तरह अपनी योजना में शामिल कर पाता। या क्या होता अगर बोस कांग्रेस के भीतर रहकर ही अपनी विचारधारा को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा पाते, बिना अलग हुए? क्या स्वतंत्रता जल्दी मिलती? क्या विभाजन का स्वरूप कुछ और होता? सही। ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन इन पर सूचना हमें उस दौर की जो जटिलताएं थीं, जो विकल्प थे, उनको बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये एक विचारणीय बिंदु है जिस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं।